का सलमान, और अब आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। जी, डेनमार्क का जो पोजीशन है, डेनमार्क में एक तो ये होता है कि नॉर्मली तरीकाकार ये होना चाहिए कि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन करें उसकी आप रसीदें आपके पास हों, आपकी डिलीवरी का आपके पास सिग्नेचर मौजूद, प्रूफ होना चाहिए ना, प्रूफ होना चाहिए। अब इनके पास चूंकि उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन इनके पास जाहिर है उसकी कॉपी मौजूद होगी जो इन्होंने पहले भिजवाया। उसको अभी ये करें कि ये इंतजार करने की बजाय ज्यादा उसको दोबारा से भिजवा दें। अच्छा, ठीक है। दोबारा से कोरियर सर्वर से भिजवाएं किसी से, और उस कोरियर सर्वर के साथ जो पिछला जो पूरा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उनको लिख के भेज दें। 40 डेज बहुत कम है। बाज़ ये होता है कि जब खासकर अपील में मामला चला जाता है तो उस अपील के मामलात में समटाइम्स थोड़ा सा डिले हो जाता है, महीने नहीं बल्कि साल तक भी चला जाता है मामला। ठीक है, तो 40 डेज तो बहुत कम है अभी। 40 डेज है, और लेकिन ये डेफिनेट नहीं है। ठीक है, मे भी 3 महीने में इनका काम। टू बी ऑन द सेफ साइड इनको दोबारा जो है वो सबको सेंड कर देना चाहिए, और उस सूरत में, और साथ के साथ ये उनसे पूछ भी सकते हैं कि जी मैंने ये आपको पहले भी भिजवाया था, लेकिन अब मैं डेड श्योर नहीं हूँ कि आपको मिला या नहीं मिला, तो काइंडली मुझे लिख के बता दें कि किस तरीके से मैं आपको दोबारा एक अच्छा तरीका जो है वो यही होगा। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी तौकीर बात करूँ लाहौर से। जी तौकीर, बताएं। मेरा सवाल ये, मैंने रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन में अप्लाई किया फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा, उसमें मेरी जो स्पाउस है उनकी बीए की एज ए प्राइवेट कैंडिडेट डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके। तो वो मुझे कुछ लोगों से पता चला था कि उसके कैनेडियन इमिग्रेशन वाले पॉइंट्स नहीं देते हैं। अच्छा। तो उसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च की थी। OP6 मैनुअल है एक उनका कैनेडियन इमिग्रेशन का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि फुल टाइम स्टडीज या फुल टाइम इक्विवेलेंट स्टडीज, और उसमें मजीद डिस्क्रिप्शन है कि लोकल बेस एनवायरनमेंट के मुताबिक फिर वो उसको कैटर करते हैं। ठीक है। अब बीए की जो डिग्री है वो तो पाकिस्तान में तो उसकी वही वैल्यू है जो रेगुलर कैंडिडेट की है, तो मैंने पूछना था कि उसके पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं। चलें, ठीक है तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सिंपल जो हमारा रेगुलर बीए होता है, बीए ऑनर्स की बात नहीं करें हम, रेगुलर बीए की बात करें, तो उसमें आपको पॉइंट्स मिल पाते हैं नहीं मिल पाते? यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। असल में पंजाब यूनिवर्सिटी है तो इनको वो पॉइंट्स मिलने चाहिए। अच्छा। क्योंकि बस बात ये होता है कि सर्टेन यूनिवर्सिटीज जो हैं रिकग्नाइज नहीं होती, वो रिकग्नाइज नहीं है या उनकी रैंकिंग नहीं है, तो उस रैंकिंग को देखते हुए नहीं होता। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी हमारा एक पुराना इदारा है और नॉन इदारा है, माशाल्लाह वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसकी जो है, और इसको आर्गू भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर इनको नहीं देते तो उस पोजीशन में भी इनको इसको आर्गू करना चाहिए, लेकिन इनको मिल जाएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में जब से ये ऑनर्स और ये सारे प्रोग्राम्स आए, 4 इयर्स डिग्री और ये सब कॉन्सेप्ट आए, तो उससे थोड़ी सी वैल्यू अंडरमाइन हुई है या वही मेंटेन रही है रेगुलर बीए जो 2 साल का होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ठीक है। और फिर प्लेस जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे मेनली तो आपका जो बेस है ना, इंस्टीट्यूशन जो है, देखिए मैं प्राइवेट एजुकेशन या इसके मैं मुखालिफ नहीं हूँ किसी भी तरह से, जरूर होती है और होनी चाहिए। आप जब पाकिस्तान में भी इदारों में आप दाखिला लेना तो उनकी भी एक्रेडिटेशंस देखें, बिल्कुल सही, कि वो एक्रेडिटेड हैं या नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉरेन एजुकेशन के लिए करना है या जॉब्स के लिए भी जब करना है तो उस वक्त पे जब आपको पता चलता है कि जी आपने फलां यूनिवर्सिटी से अच्छे खासे पैसे देकर 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ा, और आखिर में जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको, या आपकी जो डिग्री है वो आपको हेल्प नहीं कर रही किसी भी चीज में, उससे पहले बेहतर है कि आप इसको रिसर्च करें। यही प्रॉब्लम है, यही पॉइंट है जहाँ पे आके हमारे बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारा ये जो क्लास सिस्टम और ये सब चीजें आना शुरू हो गई, उसकी वजह से यंग जनरेशन का जो एक फ्यूचर है ना वो स्टेक पे लग चुका है। जी बिल्कुल, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता, आप लोग इतना इन्वेस्ट करें और बाद में जाके आपको पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर पाती, और फिर पेरेंट्स के लिए मसला, पूरी फैमिली के लिए मसला, आपकी पूरी जो आगे से फ्यूचर है ना वो रिस्क पे आ जाता है। स्पॉन्सरशिप पे दाखिले लेके मुश्किलात बढ़ जाती है, इसलिए हम बार बार फोकस करते हैं कि प्लीज एजुकेशन जो है ना उस पर फोकस किया जाए और बजट में जो है ना उसका थोड़ा सा बढ़ाया जाए हिस्सा। बिल्कुल सही है। हम आ जाए वापस इस पे? बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि जी इन्वेस्टर प्रो इनर वीजा आपके पास होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 2 of the last 4 years आपको होना चाहिए। The designated investment made by you in order to qualify for the investor visa has been held continuously
फॉर एटलीस्ट 4 years। Okay. यानी जब आपने ये वीजा इन्वेस्टर का लिया था तो ठीक है। उसकी एक शर्त थी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 साल रहेगी, सही और वो 4 साल वहां पे इन्वेस्टमेंट रहे, और आप 4 सालों में से 2 साल कम से कम ठीक वहां है। पे आपको ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट रहे। करने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 4 साल वहां पर लगी रहेगी। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक एक है। और कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आसिफ रहमान बात कर रहा हूँ एबटाबाद से, जी जी। और मैं सऊदी अरेबिया में 17 साल रह के आया हूँ, ओके, और 17 साल के बाद मैंने रिलीज ली है दूसरे स्पॉन्सर के नाम पे, अच्छा, और उस दौरान में मैं टाइमली ट्रांसफर नहीं करवा सका, ठीक है। तो मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा उस वजह से। अब पता ये चला कि मैं 5 साल दोबारा नहीं जा सकता। अच्छा, आया मैं जीसीसी और कंट्री में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? चलें ठीक है जी, ओके। आपका सवाल हम तक आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये थोड़े से फंस गए हैं और अभी वापस जा नहीं सकते। क्यों ऐसा होता है कि 5 साल के लिए वहां पे जा नहीं सकते सऊदी अरेबिया? असल में जब आपका जाहिर है कि किसी भी जगह जब आपका इमिग्रेशन स्टेटस की किसी भी कानून की जब खिलाफ वर्जी होती है तो उसकी सजा होती है। अच्छा, ठीक है। तो वो कोई ना कोई बायलाज के मामलात पे जब किसी को होता है, जाहिर है उसका हो जाता है, लेकिन इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अगर आपको एक मुल्क में, जाहिर है जिस मुल्क में इसलिए आप उन्होंने इतना कहा कि मैं कहीं और जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। जहां आप इतना अरसा रहते हैं, 18, 19, 20 साल रहते हैं, तो वो आपका घर बन जाता है। हाँ। लेकिन इस पोजीशन में भी आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, इनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक, इनकी एक्सपर्टीज के मुताबिक, इनके फाइनेंसिस पे कोर करते हुए सही। ये असेस कर सकते हैं। यूरोप में भी कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग है, सिंगापुर है, बहुत सारे ममालिक सब में जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक मुल्क से अगर आपको थोड़ी सी रिजेक्शन फेस करनी पड़ गई है तो आप बिल्कुल प्रोवाइडेड भी कि कोई discourage ऐसा ना हो। क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है कि जिस ऑफेंस की बुनियाद So that पे depends. हाँ, दैट रियली डिपेंड्स। चलें, ठीक है। वैसे भी बड़े ममालिक के जो वीजाज है ना, यूके का वीजा अगर रिफ्यूज्ड है, कनाडा का रिफ्यूज्ड है, ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज्ड है, अमेरिका का रिफ्यूज्ड है, तो आप फिक्र मत करें। चलें ठीक है। और क्योंकि इनके वो लिए भी ऑप्शंस बता दें थोड़े से, आपने सारे रिफ्यूज कर दिए। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये रिफ्यूज्ड भी है ना, तो अगर एक मौके पे किसी वजह से अगर वो रिफ्यूज हो गया तो आप फिक्र मत करें उसकी। सही, ठीक है। आप उसको एड्रेस करें बात को, ओके। और कन्विंस करना है। बेसिकली ये काम सिर्फ इतना है कि आपने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को कन्विंस करना है, और वो कन्विंसिंग 2 तरह से है। ठीक एक है। तो ये है कि आप जब एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, वो तैयारी आप इतनी अच्छी करें और इतनी सॉलिड करें कि उसकी नौबत ही ना आए। सही, ठीक है। अच्छा, जो रिफ्यूजल वाला वीजा है ना सारा, मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूं एड्रेस करना। उसकी वजह ये होती है कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने अपने ऑब्जेक्शंस आइडेंटिफाई कर दिए होते हैं। सही, ठीक है। ठीक है, तो तमाम एप्लीकेशन को तो आपने तैयार कर लिया, फिर उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि मुझे ये एतराज है, और उन एतराजों को एड्रेस करना है। और बिल्कुल ठीक है, जब आप राइट पॉइंट पे होगे, सही पॉइंट पे होगे, तो आपकी कन्विंसिंग पावर जो है ना वो वैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप बिल्कुल। कन्विंस कर जाते हो अगले बंदे सवाल का को। जवाब बिल्कुल देना ठीक है। ज्यादा आसान होता है बजाय इसके कि सवाल खुद ब खुद बिल्कुल, करना। और ये डिपेंड करता है कि अगर आप सही पॉइंट पर हो या नहीं हो। जी, बिल्कुल। जी, हम पॉइंट्स को जो है हाँ जी, कंटिन्यू करें। इन्वेस्टर वीजा पे आ जाएं। और यू हैव ए जेन्युइन कमिटमेंट टू मेंटेन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन ऑस्ट्रेलिया। यानी आपने पहले तो कमिटमेंट थी, आपने 4 साल करना था, लेकिन अब 4 साल के बाद जब आप अप्लाई कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो वो भी कमिटमेंट शो होनी चाहिए सही। कि यू विल कैरी ऑन। उसकी मिसाल ये हो सकती है कि वो जो आपने फंड्स अगर रखे हैं वहां पे $4 लाख 4 साल तक के लिए अगर आपने रखे हैं उनको, तो उनका नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के साथ है या किसी के साथ है, फॉर सर्टेन टाइम आप उसको वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको लगा दें, ताकि वो एक प्रूफ हो जाएगा और वैलिड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन के, आपकी कमिटमेंट बेसिकली प्रूफ हो जाएगी उस जी। चीज से। अब एक और भी है कि neither you or your spouse have a history of unacceptable business activities। अच्छा, हाँ जी, ये भी जाहिर है एथिकल Definitely, बिजनेस होना हाँ। चाहिए और उसके मुताबिक होना चाहिए। एस्टेब्लिश बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया होने चाहिए। सो ये जो एस्टेब्लिश बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कैटेगरी है, दिस अलाउज पीपल हु हैव ओन्ड अ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एटलीस्ट 18 months अच्छा, ठीक है। टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। सही, ये हमारा 1.5 साल बन जाता है जी, बेसिकली। 1.5 साल बन जाता है। ठीक है जी, ये परमानेंट स्टेटस का आपको दे देता है। Okay, इसका fine. क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता जी, देता हूँ। आप एक कंपनी में शेयर होल्डर हो दैट कैरीज ऑन द बिजनेस, या आप पार्टनर हैं, पार्टनरशिप कैरी ऑन कर रहे ठीक हैं, है। सोल प्रोप्राइटर हैं, इंक्लूडिंग सच एन इंटरेस्ट हेल्ड इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड कंपनीज, ठीक है। पार्टनरशिप्स और ट्रस्ट। इंटरपोज्ड कंपनीज का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दें। मतलब बाजुकात ये होता है कि जॉइंट आप स्ट्रेट वे
जैसे एक कंपनी में 2-3 लोग मौजूद हैं, ठीक है, एक और कंपनी है वो भी उस ट्रेड में है, या उनका आपस में किसी तरीके से एक रिलेशन मौजूद है, मर्जर जो बेसिकली हो जाता है। मर्जर तो हो जाता है ना जब कंपनियां इकट्ठी हो जाती हाँ, ठीक है। जब एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में मैं भी हूं, आप भी हैं, वो भी हैं, इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है, कि आप डिपेंड कर रहे हो किसी ना किसी काम के थ्रू एक ही जॉइंट वेंचर के करीब चले जाए आप, इसमें ये इस पोजीशन पे चली जाती है ये उसमें, और या ट्रस्ट है अगर तो उस पोजीशन में भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मेन बिजनेस इज डिफाइंड एज ए बिजनेस इन विच द एप्लीकेंट मेंटेन्स और हैज मेंटेन्ड डायरेक्ट और कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम डे टू डे इन मेकिंग डिसीजंस अफेक्टिंग द ओवरऑल डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। सो बेसिकली आप एक्टिवली अगर उसमें इन्वॉल्व हैं और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बोल रही हो डेफिनेटली कि आपकी परफॉर्मेंस जो है एक एक्सीलेंट उस बेसिकली आपका होना उसके लिए जरूरी हो, तो उस पोजीशन में उसका यू और यूर सपोज्ड टुगेदर हैव एट लीस्ट 12 months हेल्ड नेट एसेट्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ एट लीस्ट 250,000 Australian dollars. ठीक है। The total value of the net assets of your and you or your spouse for the last 12 months was at least 100,000. You had a successful overall business career. Okay. You must also pass a business skills points test. उसके 105 उसके बिजनेस स्किल्स पॉइंट्स टेस्ट है जिसके 105 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद अनरेस्ट्रिक्टेड राइट्स टू लिव एंड स्टे इन ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेंगे, ये उसका बेनिफिट है। बिजनेस स्किल्स पॉइंट टेस्ट जो है ये कोई वहाँ की कंसर्न्ड अथॉरिटीज होती हैं वो लेती हैं? बिल्कुल, ये जैसे कि पॉइंट टेस्ट है इसी तरीके से वहां पे भी एक टेस्ट वो भी है जो कि आपको यानी एक सर्टेन टाइम के बाद आपने करना है, एस्टैब्लिश बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया के बुनियाद पे अगर आप करने जा रहे हैं। सही, ओके, ठीक है जी। अब इसके बेनिफिट्स में बात की कि अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, राइट्स आपको मिलते हैं, फ्री मेडिकल केयर मिल जाती है, 2 years होल्डिंग ए परमानेंट रेजिडेंस, जब आपने 2 साल तक परमानेंट रेजिडेंस ले ली फिर उसके बाद आपको फ्री मेडिकल केयर मिलेगी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद ये फैसिलिटीज मिलेंगी। राइट्स टू स्पॉन्सर देयर रिलेटिव्स, यानी आप अपने रिलेटिव्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अ चाइल्ड बोर्न to you outside of Australia but after you received Australian citizenship can be registered as an Australian citizen by descent. ठीक है, ओके, तो बड़ा अच्छा फायदा है। हाँ जी, और लेकिन ये 2 साल के बाद है। Australian citizens are subject to discounted education fees or deferred payment scheme in top rate schools and universities in Australia. Right. As a citizen of Australia, you are eligible to work in public service and in the armed forces as well. Okay. To serve the juries. ठीक है। Entitled to receive social security benefits like sickness, unemployment and student benefits that are offered by Australia's social security मतलब आपके लिए काफी डाइवर्स फील्ड्स जो है वो आगे ओपन हो जाते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जब आप परमानेंट रेजिडेंस के उस पे से आपने 2 साल ले लिए, 2 साल के बाद ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, परमानेंट रेजिडेंस एक दफा आपको मिल जाती है तो उसके बाद कोई ऐसा ऑफेंस खुदा ना खास्ता अगर किसी से हो जाए तो कैंसिल हो सकती है? जी, हो सकती है, हो सकती है। परमानेंट रेजिडेंस क्या, आपकी सिटीजनशिप भी कैंसिल हो सकती है। अच्छा जी, परमानेंट रेजिडेंस तो ये है ना कि आप उस मुल्क के शहरी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप वहां पे मुस्तकिल रिहाइश रख सकते हैं। पीआर के बाद सिटीजनशिप का क्या प्रोसीजर होगा? सिटीजनशिप जो है उसके लिए फिर एक क्राइटेरिया है, 2 साल की जो बात हो रही है वो इसी तरह से हो रही है कि उसके बाद वो स्टेटस, उसके बाद वो आपको जज करते हैं, असेस करते हैं कि आप क्वालिफाई कर भी पाते हो। मैं सवाल को पहले थोड़ा सा उसको जवाब दे दूं कि जब कि जी कोई ऑफेंस हो जाता है, खासकर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आपकी सिटीजनशिप को भी कैंसिल कर सकते हैं। सही। और किसी भी स्टेज पे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, इसलिए ये जो खास तौर पे बात है इसके लिए आप खास एहतियात करें, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो आपके दिमाग पे हमेशा तलवार लटकती रहे, बिल्कुल, कि जिसके साथ आप जिंदगी, आप सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन तमाम को आपने सेक्रीफाइस कर दिया। सही, बिल्कुल, आपको रूल ऑफ लॉ और फेयर प्ले जो है ना, इन प्रिंसिपल्स को अपनी डिक्शनरी के अंदर ना ऐड कर लेना चाहिए ताकि आपको लाइफ की किसी भी स्टेज पे जाके किसी किस्म की बहुत बड़ी शर्मिंदगी या एम्बैरेसमेंट अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी फेस ना करनी पड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और वीज आपने आज का प्रोग्राम देखा जिसमें हमने ऑस्ट्रेलियन डिफरेंट टेम्पररी वीजा कैटेगरीज के बाद अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकेंडली हमने बात की कि पीआर के 2 साल बाद, 2 साल पीआर के जब हो जाते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द प्रोग्राम। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का जो है टाइम भी खत्म होने वाला है। अपना फीडबैक, अपने सजेशंस हमें देना मत भूलिएगा, जिसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं @visaguide@kohinoor.tv या फिर अपने सजेशंस जो है आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी पोस्ट
अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग वीजा गाइड। It's a Kohinoor presentation.